चलें जी, तो आपके सामने ये ऑटम 2015 का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ऑटम 2015 का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसकी मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्रीज भी लिखवा दी थी। अब आप ये करें, इसको मैं फर्दर डिस्कस। बच्चे, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, निकलेगा थोड़ी, निकालना थोड़ी होता है। ओपनिंग बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस वाला होता है। ये रहा ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी मोहसिन, ये पिछले ईयर का नहीं है। क्या हो गया है? आपका ईयर एंड है 30 जून 2015। ये क्या डेट है? 1 जुलाई 2014। इस साल का वो पहला दिन हो गया ना, अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डे। हाँ जी, अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन हो गया ना ये। तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक। आप अकाउंटिंग ईयर को देखते हो ना, आप कैलेंडर ईयर को थोड़ी देखते हो। जरूरी थोड़ी है फर्स्ट जनवरी आपका ओपनिंग स्टॉक हो। वो डिपेंड करता है आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है। आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2015 पे, तो ये खत्म स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2014, 12 महीने पहले। मोहसिन ठीक है जी। उस्मान क्वेश्चन पूछिए। अब इस लेवल पे तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना जी। उस्मान जल्दी से पूछे सवाल। बैंक लोन वाले का। बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2014 जी। ऑटम 2016 डिस्कस करना है बिल्कुल। इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2015 हैज बीन क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट, ये वाला पॉइंट। तो इसमें देखो वो क्या कह रहा है कि जून 2015 का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो आपने गलती से लोन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। हालांकि कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था? इंटरेस्ट अक्रूड के। ठीक है, डबल एंट्री पास होनी चाहिए थी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट जून के महीने का, हर महीने का इनफैक्ट ये होना है ना, पूरे साल आपका। नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कुछ भी नहीं करना। इंटरेस्ट एक्सपेंस में बिल्कुल ठीक अमाउंट गई है। 600,000 की इंटरेस्ट एक्सपेंस में अमाउंट गई है। हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा 600,000 पूरे साल का फिगर है ना। बिल्कुल, ये पूरे साल का फिगर है। हम ये कहेंगे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि जी जून के महीने का एक्सपेंस कितना बनता है, आप कहेंगे 600 पूरे 12 महीने का एक्सपेंस है। जून के महीने का एक्सपेंस यानी कि 50,000, राइट। अब 50,000 से रिलेटेड डबल एंट्री क्या पास हो गई? इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हुआ डेबिट, जो कि होना चाहिए था। वो 50 रुपीज इसमें शामिल है और शामिल भी होना चाहिए था। गलती हो गई क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट अक्रूड क्रेडिट होना चाहिए था, आपने बैंक लोन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आपको अक्रूड एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना चाहिए था, या इंटरेस्ट अक्रूड को क्रेडिट करना चाहिए था अलग से। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने बेसिकली इधर डबल एंट्रीज जो है वो गलत पास कर दी। 50,000 से बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। हालांकि क्रेडिट करना चाहिए था या तो आप अक्रूड इंटरेस्ट को रखें, या यहाँ पे देखें अक्रूड एक्सपेंसेस नाम का एक आइटम आ रहा है ना, क्योंकि ये पेएबल है ना। मैंने आपको क्या बोला है? जब तक वहां पे लिखा हुआ ना हो कि पे हो गया, हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट पेएबल बुक करेंगे। ठीक है, जब तक लिखा हुआ ना हो कि पेमेंट हो गई, हम कहेंगे पेमेंट नहीं हुई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट एक बन सकता है। हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में सबका डेप्रिसिएशन ले जाते हैं, ऐड कर लेते हैं, फर्नीचर का भी, व्हीकल्स का भी, सबका एक ही करें। ठीक है, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सबका अलग अलग होगा, कॉस्ट सबका अलग अलग होगा। सही है उस्मान, मोहसिन? ठीक है, तो उस्मान यहाँ पे हमने इंटरेस्ट पेएबल इसलिए लिखा क्योंकि इधर हमने इसने हमें ये बात नहीं बोला। सेपरेट लिखें तो भी ठीक है,
अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर का अलग दिखाएं, फिक्सचर्स का वो अपना फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी का अलग दिखाएं तो वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है उस्मान, तो इसमें आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट बिल्कुल ठीक किया, आपने सिर्फ क्रेडिट। हाँ बिल्कुल, बैंक लोन को 50 से डेबिट करेंगे और 50 से इंटरेस्ट अक्रूड, या यहाँ पे देखो अक्रूड एक्सपेंसेस नाम का एक आइटम पहले से आ रहा है, दिस इज द लाइबिलिटी ना, दिस इज द लाइबिलिटी अकाउंट, तो या तो आप इसी को फिर आप क्रेडिट कर दो। बैंक लोन को डेबिट किया 50 से और किसको क्रेडिट कर दिया, अक्रूड एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे ये 110 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5000 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस उसका फिर। चलें जी, क्लियर है बच्चे? सारी ड्राइंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन्वेंट्री भी ड्राइंग हो सकती है, फर्नीचर की भी ड्राइंग हो सकती है, कैश की भी ड्राइंग हो सकती है, तो टोटल ड्राइंग्स, वो टोटल ड्राइंग्स का अकाउंट होता है। चलें जी, तो ऑटम 2016 राइट, ऑटम 2016 का हम डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपको ये कहा था कि ये क्वेश्चन डिस्कस हमने सारा कर लिया था, सिर्फ एक उसका पार्ट रहता है। अब ऑटम 2016 की डिस्कशन अगर आई होप आपको याद है, कल हमने क्या डिस्कस किया था, ये अगेन मैं आपको दूंगी होमवर्क में और मैं आपको आज कराऊंगी स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन अपनी सुपरविजन में, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग 2016 का थोड़ा सा मुश्किल सवाल आया था। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम बाकी सारी चीजें इसमें डिस्कस कर चुके हैं, सही है। एडवांस वाला सिनेरियो था, हमने कहा था कि जी एडवांस, इसको चाहे तो दोबारा से रीड कर लें, आपको यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है और आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट भी है, बिल्डिंग्स एट कॉस्ट है, बिल्डिंग्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया हुआ है कि ये बैलेंस कौन सी डेट का है, 1 जुलाई 2015, और हम कब कौन सी डेट पे खड़े हुए हैं, हम बात कर रहे हैं ईयर एंडेड 30 जून 2016 की, तो यानी कि इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस है, क्लियर इंडिकेशन मिल गई कि इन्होंने इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, फॉलो करें ना इस बात को, इस तरह के पॉइंटर्स अपने पास लिखें कि अगर ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेट आ रही है फर्स्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि उन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन नहीं की। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जिस तरह यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है इन्होंने फॉर द ईयर का इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन का एक्सपेंस या इनकम अभी तक चार्ज नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाय डिफॉल्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक की फिगर हमेशा गिवन होगी ओपनिंग की, और कैपिटल की फिगर भी हमेशा ओपनिंग की ही गिवन होगी। बाकी सारी चीजें ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन, अगर यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग गिवन होगा ना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो नजर ही नहीं आना। दोनों सेम बात है ना, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में लाजमन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर ही नहीं आएगा हमें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे जरा देखें, अभी जो हम स्प्रिंग वाला क्वेश्चन करेंगे ना उसमें अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखें क्या सिचुएशन है, यहाँ पे उन्होंने सारे एक्सपेंसेस को मिला के, तकरीबन सारे एक्सपेंसेस को मिला के उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हो सकता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हुआ होता, अलग से वो ना दिख रहा होता, लेकिन हो सकता है कि इस तरह के सवाल में डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका हो ऑलरेडी, उस सिनेरियो में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर आ रहा होगा 30 जून 2016 का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, अब ये वाला सिचुएशन है, इधर अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साइलेंट होता या उसके आगे खासतौर पे मेंशन्ड होता कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट 30 जून 2016, तो हम कहते अच्छा इसका मतलब है कि इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो चुका है, राइट। अब जब आप ट्रायल बैलेंस में देखते तो आपको भले अलग से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर ना आता, आप ये कहते कि वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस फिगर में जा चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जुलेखा, मोहसिन,
उस्मान समझ आ रही है बात? ठीक है, तो आपने, ठीक है, आप इन दोनों चीजों को चेक करो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि जी 30 जून 2016 की फिगर है, तो आपने आराम से कहना है अच्छा जी इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो चुका। अब जरूरी नहीं है वो अलग एक आइटम दिख रहा हो सकता है वो किसी और एक्सपेंस से मिला के काम हो चुका हो। ठीक है, अब हमारा इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट रहता था और वो है ये पॉइंट नंबर 4। इसको डिस्कस करने से पहले मैं जरा आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, और वो कॉन्सेप्ट है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स का। ठीक है, तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैं पार्टनरशिप के आपके क्वेश्चंस बना रही थी, जो आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करना है इंशाल्लाह कल, तो पार्टनरशिप्स हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अब जरा इधर देख लें, यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि आपने जो लोन है वो कब लिया था? 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, यहाँ पे द लोन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2016 एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल इन 8 equal half yearly installments commencing from 1 जनवरी 2017। क्या बात कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 1 जनवरी 2017 तक आपने लोन कितने का लिया था? आपने लोन लिया था 5 मिलियन का। वो ये कह रहा है 1 जनवरी 2016 से लेके 1 जनवरी 2017 तक आपने कोई रीपेमेंट नहीं करनी लोन की, और फिर 1 जनवरी 2017 से ऑनवर्ड्स आपने रीपेमेंट किस तरह से करनी है? आपने इकट्ठा 5 मिलियन की रीपेमेंट नहीं करनी, आपने इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना है, और वो इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगे? हाफ ईयरली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली रीपेमेंट कौन सी डेट पे होगी? 1 जनवरी 2017। बिल्कुल ठीक। तो पहली, अब आपके पास जब रीपेमेंट की बात आएगी तो रीपेमेंट्स कुछ इस तरह से होंगी कि पहली रीपेमेंट आएगी 1 जनवरी 2017, फिर उसके 6 महीने के बाद यानी कि 1 जुलाई 2017, फिर दोबारा से 6 महीने के बाद यानी कि 1 जनवरी 2018, फिर 1 जुलाई 2018, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 8 दफा इस तरह से चलता रहेगा, यानी कि 4 साल के ऊपर जाके फिर आपकी ये रीपेमेंट कंप्लीट होगी। यहां तक समझ आ रही है बात? इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। इसका एक रीजन है, ठीक है, 1 जनवरी, ये ले, तो आपकी 8 रीपेमेंट्स इस तरह से बनती हैं। ठीक है, 7 8, ठीक है, तो ये 8 रीपेमेंट्स हो गई है ना। जनवरी 2017 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ठीक, जनवरी 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट होगा। वो आगे ये कह रहा है सही है, कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी इंटरेस्ट इज पेबल। अब वो इंटरेस्ट की बात अलग कर रहा है, इंटरेस्ट को भी हम कर देते हैं साइड पे। ठीक है, जब लोन की बात आती है तो लोन में देखें क्या होता है, एक तो उसको ये 5 मिलियन की जो अमाउंट है, एक तो इसको ये पूरी की पूरी रीपे करनी होगी, इसके ओवर एंड अबव उसको क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा, है ना। तो इंटरेस्ट की बात हम अलग करें, एक किस्म का, इसमें टोटल रीपेमेंट्स हो रही हैं 2 किस्मों की। ये जो अमाउंट होती है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो 5 मिलियन है इसको कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द लोन। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी से कोई लोन लिया हुआ है, तो मैंने उससे लिया 5 मिलियन और मैंने उसको अल्टीमेटली रीपे कितना किया? फॉर एग्जांपल 5.5 मिलियन। तो 0.5 क्या है? इंटरेस्ट है। 5 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब हम इसमें इंटरेस्ट को जरा भी फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट्स होंगी, एक तो इंटरेस्ट की पेमेंट्स तो होंगी, साथ साथ प्रिंसिपल रीपेमेंट्स भी हो रही है। ये बात हम कर रहे हैं अभी प्रिंसिपल रीपेमेंट्स की। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हर डेट पे कितनी अमाउंट रीपे करेंगे,
वो तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन आपके सामने यहाँ पे फिगर आ गई ना, 8 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो आपने इन 8 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल अमाउंट कितना रीपे करना है, 5 मिलियन। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी होगी, तो आप बोलेंगे बहुत आसान हो गया, 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 6,25,000, 6,25,000। तो हर दफा क्या होगा, हर दफा आप 625,000 का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेंगे और 1 जुलाई 2020 को आप ये कहेंगे कि हमारा टोटल लोन रीपे हो चुका है ना। यहां तक क्लियर है। इंटरेस्ट को भी हमने साइड पे कर दिया। अब आप इधर देखें, हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि आपके पास लाइबिलिटीज होती हैं दो किस्मों की, है ना। एक होती है नॉन करंट और दूसरी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। सही है। अब नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, लाइबिलिटी दैट हैज टू बी रीपेड आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी दैट हैज टू बी रीपेड विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब नेक्स्ट 12 मंथ्स यानी कि कौन सी डेट से 12 मंथ्स ऑनवर्ड्स, डेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या मतलब हुआ, हम कौन सी डेट पे आज खड़े हुए हैं, हम कौन सी डेट पे फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 30 जून 2016 की। तो इसका क्या मतलब हुआ, 30 जून 2016 से लेके 30 जून 2017 तक इस डेट के दौरान जितनी भी लाइबिलिटीज फॉल करेंगी वो सारी क्या होंगी, करंट लाइबिलिटीज। और जो 1 जुलाई 2017 के बाद आपको पे करनी है वो लाइबिलिटीज कहलाएंगी कौन सी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। यहां तक समझ आ रही है बात। आपने कहा हम खड़े हुए अभी 30 जून 2016 पे, किस लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी कहना है, किस लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी कहना है। हम ये कहेंगे कि आज की डेट से अगले 12 महीने तक यानी कि 30 जून 2017 तक जितनी भी लाइबिलिटीज हमें पे करनी है, यानी कि जिनकी ड्यू डेट फॉल करेगी बिल्कुल 1 साल तक, वो हमारी हो जाएगी करंट लाइबिलिटी। और वो लाइबिलिटीज जिनको हमें पे ही 1 साल के बाद करना है, 1 साल से के बाद से ऑनवर्ड्स, राइट, वो आपकी सारी होंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आप जरा इधर लोन पे आ जाएं। अब बैंक ये जो लोन लिया है हमने, अपेरेंटली ओवरऑल ये कितने साल बाद पे करना है, फुल्ली रीपे करना है 4 साल के बाद। अब अगर आप इस पूरे के पूरे, क्या आपने 30 जून 2016 को कोई रीपेमेंट की, नहीं ना, पूरी की पूरी 5 मिलियन आपकी लाइबिलिटी आ रही है ना। आपने तो रीपे करना कब से शुरू करना है, 1 जनवरी 2017 से, अभी तक उसका टाइम नहीं आया रीपेमेंट स्टार्ट करने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आपकी लाइबिलिटी पूरे 5 मिलियन है। अब सवाल ये आता है कि क्या आप इस 5 मिलियन को नॉन करंट लाइबिलिटी में ले जाएंगे पूरे के पूरे को। अब देखिए इसकी रीपेमेंट इस तरह से नहीं है कि आपने किसी एक स्पेसिफिक डेट पे पूरा का पूरा रीपे करना है, आप इस 5 मिलियन को रीपे करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आपने करना क्या है, आपने देखा कि 5 मिलियन में से एक ये अमाउंट है 625,000 की, जो कि कब ड्यू है, विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, है ना। ये 30 जून 2016 और 30 जून 2017 के दरमियान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिलियन में से 625,000 हमारी है करंट लाइबिलिटी और बाकी सारी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास ऐसी जो चीज होती है, ये क्या है, बेसिकली उसी वही मेन लोन का ही हिस्सा ये है ना, 5 मिलियन का ही ये पार्ट है। तो जब इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि आपके पास टोटल लोन कितने का था, 5 मिलियन का, 5 मिलियन को अब आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट है आपका 625,000 और दूसरा पार्ट क्या है 4375,000, है ना। टोटल मिला के ये बन जाता है 5 मिलियन, राइट। ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड
ठीक है, एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड व्हाट, दिस इज सिंपली कॉल्ड द लॉन्ग टर्म लोन. This is current liability and this is non-current liability. हाँ जी, समझ आई बात. तो 4375000 आपकी चली जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी. 625000 चला जाएगा आपके करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग में, और इसका टाइटल क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है, यानी कि आपका पूरा लॉन्ग टर्म लोन का इतना हिस्सा था जो कि करंट पोर्शन था, नॉन करंट पोर्शन नहीं था. ठीक है, जी मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, समझ आ गई बात. तो अब ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो पूरा का पूरा 5 मिलियन आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में नहीं आएगा. ठीक है, 4375000 आएगा नॉन करंट में और रिमेनिंग 625000 जाएगा कहां पे, करंट लाइबिलिटीज के अंदर. अब जरा आ जाए आगे, इंटरेस्ट के बारे में जरा देखते हैं. अब इंटरेस्ट के केस में क्या चीज है, इंटरेस्ट क्या होता है, क्या आपको किसी ने पैसे दिए हुए होते हैं इंटरेस्ट, नहीं ना, लोन होता है वो जो आपको किसी ने पैसे दिए हुए होते हैं. तो अब इंटरेस्ट के केस में क्या यहाँ पे करंट और नॉन करंट पोर्शन उसमें जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं. इंटरेस्ट के केस में अब इंटरेस्ट तो इंटायरली एक अलग ही चीज है, डिफरेंट सी चीज है ना. इंटरेस्ट में हम क्या कहते हैं, क्या हमें किसी ने पैसे दिए होते हैं, नहीं. तो इंटरेस्ट तो होता है कि किसी ने हमें पैसे दिए हुए थे, उसके ऊपर ओवर एंड अबव हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, है ना. हम जो बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं लोन का, हम उसके अगेंस्ट कुछ पेमेंट कर रहे हैं. जैसे ही आपके सामने एक्सपेंस का टर्म आ जाता है, आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करता है बेनिफिट. तो अब इसका क्या मतलब हुआ, बिल्कुल ठीक, एसओसीआई में तो आएगा, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, अक्रूड इंटरेस्ट. ठीक है, यहाँ पे भी क्या सिचुएशन हो रहा है, इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 1st जनवरी एंड 1st जुलाई ईच ईयर. तो क्या मतलब हुआ, सबसे पहली पेमेंट इसकी कब ड्यू होगी, 1 जुलाई 2016 को. अब आपने इसकी पहली पेमेंट करनी है ना. 1 जनवरी 2016 को तो आपने लोन लिया था, उसी डेट पे तो आपने इंटरेस्ट थोड़ी कोई पे करना है ना. एक दिन का क्या इंटरेस्ट होगा, राइट. तो पहली इंटरेस्ट की पेमेंट, अब यहाँ पे पेमेंट पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है ना, उसमें ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट की पेमेंट भी 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट होगी, नहीं. यहाँ पे बस उसने ये कहा कि इंटरेस्ट पेएबल है हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ईच ईयर. अब आप खड़े हो गए हैं कहां पे, अब आप तो खड़े हुए 30 जून 2016 पे. आपने लोन लिया था 1 जनवरी 2016 को, 6 महीने आपने इस लोन का बेनिफिट एंजॉय किया. तो बेनिफिट के साथ आपने कहा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होना चाहिए. अब आप खड़े हुए हो 30 जून पे, क्या आपने इंटरेस्ट पे किया है आज, हाँ जी, क्या आपने इंटरेस्ट पे किया, नहीं. इंटरेस्ट तो आपने कल पे करना है. तो आज के दिन उन 6 महीने का इंटरेस्ट पेएबल नहीं बुक हो जाएगा, यानी कि डबल एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट अक्रूड क्रेडिट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. कितनी अमाउंट से, क्वेश्चन में आपको लोन की अमाउंट भी गिवन है, क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट का परसेंटेज भी दिया हुआ है. जहां पे आपको इस तरह से परसेंटेज दिया हो, उसका परसेंटेज होता है पर एनम पर ईयर का. तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 6 महीने का फिर इंटरेस्ट कितना बनता है, आप कहेंगे बहुत आसान हो गया, 5000 लोन की अमाउंट है, 12% है एनुअल इसका इंटरेस्ट. लेकिन अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं, हमें सिर्फ 6 महीने की पेमेंट करनी है, यानी कि 300 से हम क्या डबल एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर देंगे 300 से, और इंटरेस्ट अक्रूड क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, तो यहां पे तो हमें क्लियरली ये बात बता दी गई है कि
इंटरेस्ट को आपने 30 जून को तो पे ही नहीं करना है ना, कब पे करना है, 1 जुलाई को पे करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस ये इसकी एडजस्टमेंट थी। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे हम, ऑटम 2016 का आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सस्पेंस अकाउंट का भी मैंने, सस्पेंस अकाउंट की भी डिस्कशन हो गई थी कल, हो गई थी ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अब आसान हो गया, ठीक है। ये अब आपका होमवर्क है, इसको आपने करना है और इंशाल्लाह अगर इसमें जरूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस कर लेंगे, सही है। अच्छा, इसका अगर आप लोग आई कैप से अपना आंसर मैच करोगे ना, आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन से, तो उसमें मेरा आंसर और आई कैप का आंसर सिर्फ प्रेजेंटेशन के एतबार से थोड़ा डिफरेंट है, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ करंट पोर्शन के बारे में। आई कैप ने ना करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लिए 2, इसने आई कैप ने ये दोनों को करंट पोर्शन ट्रीट किया है, ठीक है। 1250 का करंट पोर्शन है और रिमेनिंग 3750 का नॉन करंट लाइबिलिटी है। लेकिन हम लोग के हिसाब से ये फिगर भी आपकी नॉन करंट में आती है, क्योंकि आज की डेट से 30 जून 2016 से लेके 1 जुलाई जो है ना, वो 12 महीने के बाद फॉल करता है, 12 महीने और 1 दिन हो जाता है इसमें, है ना। तो उस एतबार से तो फिर ये नॉन करंट लाइबिलिटी में ट्रीट होना चाहिए, जैसे ही वो 12 मंथ्स का आपका लिमिट क्रॉस करे वो नॉन करंट में ट्रीट हो जाएगा। ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, आई कैप टक्कर नहीं लेगा इसमें, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली गुंजाइश होती है ना, इंटरप्रिटेशन की बात भी होती है। ठीक है जी, तो ये आपका फिर होमवर्क हो गया। इसको भी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग अपना होमवर्क वगैरह भी करते हो और थोड़ा सा यू वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज। तो इसको बस कंटिन्यू रखना है, हमारा बस साथ अब ज्यादा से ज्यादा रहेगा भी। तो फरवरी 1 या 2 तक, अगर वैसे चांसेस नहीं है क्लासेस एक्सटेंड होने के इंशाल्लाह, क्योंकि मैं संडे को भी आप लोगों की क्लास रखूंगी। कल हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा और यस, आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं पास होगे। तो जब अगर एक टीचर कुछ खुश हो रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि ऑब्वियसली आई हैव होप्स, हाई होप्स कि आप लोग इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट लेकर आओगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप मेहनत करो, राइट डायरेक्शन में अगर आपने मेहनत ना किया हो, ओके कोई बात नहीं जुलेखा, इंशाल्लाह इस दफा, है ना। आई थिंक आपको पता लग रही है अपनी मिस्टेक्स, आपको काफी ऐसी चीजें जो कि शायद पहले नहीं पता थी, राइट। ठीक है, कि जिस तरह आपने बताया कि आप फाइनल अकाउंट्स का अप्रोच ही आपका डिफरेंट होता था अटेम्प्ट करने का, कि पहले आप अदर इंफॉर्मेशन को अटेम्प्ट कर लेती थी, राइट। खुद ही पढ़ा था, चले दैट्स वेरी गुड। वैसे कि उसके बावजूद आपके 43 आ गए, लेकिन इंशाल्लाह अब ये है कि आपका इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं पास होंगे। मेहनत भी देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फेल हो जाते हैं। उनको सही डायरेक्शन नहीं पता होता, उनको ये पता ही नहीं होता कि वो गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता। वो समझ रहे होते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हम लोग ठीक कर रहे हैं काम, लेकिन वो कर ही रहे होते हैं गलत, राइट। तो ऑब्वियसली वी देयर फॉर योर गाइडेंस, आप लोग हमारे से गाइडेंस लेते रहोगे तो फिर क्यों नहीं होगा, ठीक है। पेपर में प्रेशर आता है, डेफिनेटली आता है, लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रांग इन दैट रिगार्ड ना। अब जरा देखें स्प्रिंग 2016 का ये क्वेश्चन है, मून ट्रेडिंग का, ठीक है, स्प्रिंग 2016। अब ये क्या कह रहा है, फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2015 pertains to moon trading who deals in office machines, ठीक है। और आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब एक काम मैं ये करती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अपलोड करती हूँ LMS पे, ठीक है। अभी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, आप लोग वहां से 2 मिनट बाद इसको जरा डाउनलोड कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, इसको गो थ्रू करना है, एटलीस्ट सिर्फ माइंड मैप जरूर बनाना है, ठीक है। मैं आपको 15 मिनट दूंगी, 15 मिनट के अंदर आपने जितने भी, खासतौर पे ये पॉइंट नंबर 2 जो है, जितना भी आपसे ये हो सकेगा आपने अपने दिमाग में इसको करना है कि क्या इसको ठीक करेंगे, एटलीस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर लें। SOCI और SOFP भले अभी ना बनाए, सिर्फ क्या कर लें,
अपने दिमाग में, जिस तरह मैंने कल आपको नहीं बता दिया था कि इस पॉइंट की ये एडजस्टिंग एंट्री पास होगी, इस पॉइंट की ये होगी, आप एटलीस्ट अपने पास ये लिख लें कि इस पॉइंट में होगा क्या, क्योंकि ज्यादा टाइम तो लगता है लिखने में, राइट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उसको तो हम बना ही लेंगे, लेकिन पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू गो थ्रू द होल क्वेश्चन योर सेल्फ एंड टू मेक अ माइंड मैप ऑफ कि क्या होगा, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आप लोग भी तैयारी तो कर रहे हो ना सीए करने की, तो इसमें क्या हो गया, अब आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया है कि आप अगर मुश्किल सवाल आता है फाइनल अकाउंट्स का, कुछ तो करो, है ना, कुछ तो कर सकते हो, राइट। आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं छोड़ बिल्कुल भी नहीं देना कि अगर कोई मुश्किल सवाल आए तो जी कुछ भी नहीं करना, कुछ ना कुछ जरूर करके आना है, क्या पता मार्क्स मिल जाए आधे से ज्यादा, सही है। तो ये मैं एलएमएस पे आपके अपलोड कर रही हूँ, वहां से आप लोग जुलेखा ये आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मली देखो सारे टीचर्स क्या कहते हैं कि आपने सबसे पहले आसान आपको देखो 15 मिनट मिलेंगे ना, आपको पेपर पढ़ने के 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट के अंदर आपको एटलीस्ट ये बात तो समझ में आ जाएगी कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छा आता है, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ी कम मुश्किल चीजें हैं, ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया और मुझे पता लग गया कि उसको आंसर किस तरह से करना है। तो आप सबसे पहले वही वाले क्वेश्चंस को पिक करो जो कि आसान है, और फिर आओ थोड़े मुश्किल सवालों में जिनमें आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो अब फाइनल अकाउंट्स आपको आसान लगा था, उसमें एडजस्टमेंट्स ज्यादा मुश्किल थी या बहुत आसान आसान सी थी, वो उस पर डिपेंड करता है कि फिर फाइनल अकाउंट्स पहले करना या नहीं करना। लेकिन आप लोगों ने इन एनी केस जो भी आप अप्रोच रखो, जो भी आप ऑर्डर रखो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको भी ये बात बताने लगी हूँ, आपने कोई सा भी ऑर्डर रखना है, हम कभी भी कोई भी टीचर आपको ये नहीं कहेगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, नहीं, क्योंकि ये वाली अप्रोच ही नहीं होती। हमेशा अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले जो आसान सवाल है, जो आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएंगे टाइम में, और आपको पता है कि जी आपको ये समझ में आ रहा है सारा, आप सबसे पहले वही वाला अटेम्प्ट करो, मुश्किल सवालों पे आओ बाद में। अब आपको करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट जरूर दिमाग में रखना है, टाइम मैनेजमेंट जरूर दिमाग में रखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको रियलाइज नहीं होता कि वाला क्वेश्चन इतना टाइम लेगा, अब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम आपने देखते रहना है। अब फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स को कितने मिनट आपने एलोकेट करने हैं, 1.8 मिनट पर मार्क के हिसाब से, 18 मिनट आप टाइम चेक कर रहे हो, 15 मिनट गुजर गए उस सवाल के ऊपर, ठीक है। और अगर तो वो सवाल आसान है और आपको लग रहा है कि जी अगले 4 से 5 मिनट के अंदर मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक खत्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तो आप उसके ऊपर लगे रहें, ठीक है। तब तो आप भले अगर 1 या 2 मिनट ऊपर भी ले लेते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर 15 मिनट हो गए और अभी भी 3 मिनट बचे हुए हैं ना, अभी भी उस क्वेश्चन के 3 मिनट एलोकेटेड बचे हुए हैं, 15 मिनट गुजर गए, आपको बहुत ज्यादा ये सवाल मुश्किल लग रहा है, आप क्या कहेंगे, आपने बिल्कुल 18 मिनट जैसे ही ऊपर होंगे आपने कहना है बस इस क्वेश्चन को छोड़ दो, जगह छोड़ दो इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं वापस से जब मेरे पास अगर पेपर के आखिर में बाकी सारे का सवाल करने के बाद टाइम बचा तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। आपने टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल फोकस में रखना है, अपने आप को बिल्कुल टाइम करेंगे, प्रॉपरली टाइम करेंगे, जैसे ही उस क्वेश्चन के एलोकेटेड टाइम आपका ऊपर होगा आपने उस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देनी है एंड यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को लेके नहीं बैठे रहना। हाँ, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ठीक है ये सवाल, इस सवाल का टाइम एलोकेटेड खत्म हो गया है, लेकिन ये सवाल मैं कंप्लीट करने की पोजीशन में हूं, मुझे समझ में आ रहा है, बस मैं 2 या 4 मिनट और ऊपर लूंगी तो मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये आप रिस्क ले सकते हो कि चलो ठीक है उसका टाइम भी खत्म हो गया लेकिन 2-4 और मिनट करके मैं इसको कंप्लीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब तो ठीक है। ऐसा नहीं करना कि जी आपसे सवाल हो रहा था 18 मिनट ऊपर हो गया आपने छोड़ दिया कि नहीं 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 और टाइम अप हो गया, नहीं, उसको कंप्लीट जरूर करें। अगर वो आसान सवाल है आपसे हो रहा है कंप्लीट तो कंप्लीट करें, भले 2-4 मिनट ऊपर भी लग जाए। यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह की टैक्टफुल आपने डीलिंग जरूर करनी है। अब मैं ये क्वेश्चन आपका अपलोड कर रही हूँ एलएमएस पे, वहां से आप डाउनलोड कर लें इसको, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग 2016 का फाइनल अकाउंट्स का जो सवाल है,
अप्रोच हम वही रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम सॉल्व करने बैठ गए पूरा का पूरा तो हमारे तकरीबन घंटा फिर हमें और लग जाएगा, राइट। तो अब मैं सोल्यूशन भी इसका सामने आपके सामने खोल लूंगी और मैं पहले आपको बताऊंगी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन की इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स क्या क्या हम पास करेंगे, डबल एंट्रीज क्या करेंगे, वर्किंग्स हमारी क्या क्या इन्वॉल्व होंगी, और फिर फाइनल में हम जल्दी से उसको सोल्यूशन में से मैच करके देखते रहेंगे कि अच्छा जी ये काम यहाँ पे ये करना था, ये काम यहाँ पे इस तरह से करना था, राइट। तो आपके पास सबसे पहला जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड अंडर द फीफो मेथड, ठीक है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू रुपीज 530 मिलियन, ठीक है। चलें जी, तो हमें ये पता, ये समझ में आ गया कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की उन्होंने आपको वैल्यू बताई है। फिर वो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग it was noted that a photocopy machine appearing in inventory, अब याद रखिएगा कि ये बिजनेस डील किसमें करता है, बिजनेस डील करता है ऑफिस मशीन्स के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी इन्वेंट्री क्या है, ऑफिस मशीन्स। लेकिन जब हमने स्टॉक टेकिंग की तो हमें नजर आया कि इन्वेंट्री के अंदर एक ऑफिस मशीनरी, कोई फोटोकॉपी मशीन भी थी। अब फोटोकॉपी मशीन appearing in inventory is being used in the office since 1st October 2015। तो क्या ये वाली फोटोकॉपी मशीन, क्या ये आपकी इन्वेंट्री होगी डेजिग्नेटेड? शुड इट बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री? नो, दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ नॉन करंट एसेट। यस, नॉन करंट एसेट के तौर पे इसको ट्रीट करना चाहिए। और कौन सी डेट से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए? 1 अक्टूबर 2015 से। अब वो क्या कह रहा है कि अभी भी इस मशीनरी को हमने इन्वेंट्री में रखा हुआ था, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने अब इसको अपनी इन्वेंट्री से निकालना है ना। हमें इसकी ट्रांसफर एंट्री कोई पास करनी है। अब जरा देखें इस क्वेश्चन में कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम यूज हो रहा है, पीरियोडिक या परपेचुअल? पीरियोडिक, गुड, सही है। अब अगर आपको याद हो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का यूनिक फीचर क्या था कि हर इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री के अकाउंट में पोस्ट नहीं होगी, है ना। इन्वेंट्री के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग नहीं होगी। क्या होगा फिर? सबसे आखिर में हम इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम आखिरी टाइम पे सिर्फ इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से ये पता लग रही है बात कि आपने 1 अक्टूबर 2015 को एक फोटोकॉपी मशीन जो कि आपकी इन्वेंट्री थी उस टाइम पे भी, आपने इन्वेंट्री में से एक आइटम निकाला और उसको बिजनेस के यूज में लेकर आ गए, है ना। यानी कि आइडियली 1 अक्टूबर 2015 को आपको कोई डबल एंट्री पास करनी चाहिए थी। वो डबल एंट्री क्या रिप्रेजेंट करती कि अब ये इन्वेंट्री का आइटम आपकी इन्वेंट्री नहीं रहा, ये अब कन्वर्ट हो गया नॉन करंट एसेट में, फिक्स्ड एसेट में। यहां तक मेरी बात समझ आती है सबको? आइडियली 1 अक्टूबर को ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ। अब आप फॉलो कर रहे हो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आप ये बात याद रखते हो कि इन्वेंट्री का अकाउंट इज नॉट अपडेटेड आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, है ना। इन्वेंट्री के अकाउंट में डबल एंट्री पास नहीं होनी, किसी और अकाउंट में डबल एंट्री पास होनी। अब आप आगे 31 दिसंबर पे अब आप खड़े होके क्या कर रहे हो, 31 दिसंबर पे खड़े होके अब आप कर रहे हो एडजस्टमेंट। अब जरा इधर आ जाए, इसको देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 का पहला बुलेट, इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे पास करेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट कहा गया, राइट। हमने पहली डबल एंट्री क्या पास करनी है? हमने कहना है कि ये जो
0.78 मिलियन की कॉस्ट की मशीन थी, दिस शुड नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फिक्स्ड एसेट, यानी कि हमने फिक्स्ड एसेट को किया डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? इन्वेंट्री अकाउंट को। परचेजेस, वेरी गुड, ठीक है मोहसिन और उस्मान, ठीक है। इन्वेंट्री अकाउंट क्यों नहीं करेंगे? आप ये कहेंगे पहले हम ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड कर लें, इन्वेंट्री की भी कैलकुलेशन करेंगे दोबारा से, इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर को भी हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन पहले हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तो कर लें ठीक से, है ना। तो आपने क्या किया, ये जो ट्रांसफर ऑफ इन्वेंट्री टू फिक्स्ड एसेट है, आपने कहा कि अब ये हो गया रिकॉर्ड, है ना। आइडियली आपको ये डबल एंट्री कौन सी डेट पे पास करनी चाहिए थी? 1 अक्टूबर को। आपने नहीं की, आप अभी 31 दिसंबर पे कर लोगे। फिर आप ये कहोगे कि क्योंकि इस एसेट को हमने फिक्स्ड एसेट ट्रीट करना था, हमने नहीं किया, तो हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की भी कैलकुलेशन नहीं की होगी। तो हम क्या कर देंगे, अब हम करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 0.78 इसकी कॉस्ट है, इसका डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 20%, और आपने इसको 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12, 0.039 से आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कर दिया क्रेडिट। यहां तक बात क्लियर है? ये एडजस्टिंग एंट्रीज अब आपने पास करनी है, ठीक है। तो पहला बुलेट पॉइंट तो आपका हो गया ठीक। अब दूसरा, 4 computers were found to be short. It was discovered that these computers costing 0.32 million had been issued for use by the proprietor's family members. यानी कि आपने कोई ड्राइंग्स की थी और आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। जब स्टॉक काउंट किया तो पता चल गया ये बात। तो अब क्या करेंगे, ड्राइंग्स की रिकॉर्डिंग अभी कर लेंगे, इसकी अकाउंटिंग आपने नहीं की थी, अब आप इसकी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रहे हो। अगेन 0.32 मिलियन की कॉस्ट है, परचेजेस आपने कर दिया क्रेडिट, वेरी गुड, 0.32, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे बुलेट पॉइंट पे, आइटम्स कॉस्टिंग रुपीज 4.5 मिलियन। ये वो नहीं है ना, ये शॉर्टेज किसी ट्रांजैक्शन की वजह से थी, ये कोई अब नॉर्मल लॉस थोड़ी हुआ था। ये आपने ड्राइंग्स की आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, आपने की नहीं, तो आपको पता चला कि अच्छा इसकी वजह से शॉर्टेज आई है। यानी कि आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से यूनिट्स ज्यादा आ रहे थे, जब आपने स्टॉक काउंट किए तो यूनिट्स कम थे, तो पता चला कि जी आपके पार्ट पे ही लगेंगे, आपने ड्राइंग्स की एंट्री नहीं रिकॉर्ड की थी, ठीक है। चलें जी, items costing 4.5 million were returned to supplier on 31st December. The return was recorded in January 2016. तो ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, 31 दिसंबर की परचेज रिटर्न है, आपने नहीं की, आप अब कर लेंगे। क्या करेंगे, पेबल्स को कर देंगे डेबिट, कितने से? 4.5 मिलियन कॉस्ट है, कॉस्ट पे ही होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 4.5 बच्चे, 1.92 क्यों निकाला? कॉस्ट है ना, 4.5 मिलियन इज द कॉस्ट, और परचेज रिटर्न को आपको कॉस्ट से ही रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, आप अगले आइटम नहीं, आप अगले पॉइंट की बात कर रहे हो, मैं इसकी बात कर रही हूं। ये तो कॉस्ट ही है ना, इसको तो आपने नहीं करना है ना, यहां तक क्लियर है? अभी तक जितने भी हमारे पास आइटम्स आए सब कॉस्ट पे हैं, और सबको कॉस्ट पे ही होना चाहिए था। आगे आते हैं, आइटम्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ रुपीज 2.4 मिलियन। अब यहाँ पे आ गया क्या, इनवॉइस वैल्यू की बात होगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आइटम्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ रुपीज 2.4 मिलियन सोल्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर ऑन 31 दिसंबर 2015। अ क्रेडिट नोट वाज इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय एमटी ऑन 12 जनवरी। तो यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग किसकी नहीं की, सेल रिटर्न हो रहा था,
आपने सेल रिटर्न की डबल एंट्री पास नहीं की दिसंबर में, अब आप क्या कहेंगे, सेल रिटर्न को रिकॉर्ड कर देंगे कितने से, सेल वैल्यू पे। इनवॉइस वैल्यू का मतलब सेल वैल्यू ही होता है, सेल रिटर्न की रिकॉर्डिंग करनी होती है इनवॉइस वैल्यू पे ही। तो आपने क्या किया, 2.4 मिलियन से सेल रिटर्न डेबिट किया और आपने रिसीवेबल्स या डेटर्स को अपने क्रेडिट कर देना है यहाँ पे। यहां तक क्लियर है बात। अभी हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर नहीं आए। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी अब अलग से हमें ठीक करनी है, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। पहले आप ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग तो कर लो। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सेल रिटर्न की डबल एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, सेल्स वैल्यू से। यहां तक हो गया बात, होगी बात क्लियर। यहां तक आपके पास सारे जो है वो आपके बुलेट पॉइंट्स हो गए कवर। विद रिगार्ड टू व्हाट, विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शंस की जो डबल एंट्रीज पास नहीं हुई थी अब हमने कर ली। अब जरा देखते हैं, अब आपने जो लैगिंग्स थी, जो शॉर्टफॉल था मोहसिन, वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा, अभी उसकी जरूरत यहां पे नहीं है। यहां तक आपने जो सेल रिटर्न की रिकॉर्डिंग करनी थी वो 2.4 पे ही करनी है, ठीक है। अब बारी आती है, अब जरा ये बात बताएं, चलो अब हमने परचेजेस को ठीक कर लिया, सेल्स रिटर्न्स को ठीक कर लिया, हमने फिक्स एसेट्स को ठीक कर लिया, अब बात करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की, है ना। अब बात करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की। अब यहां पे क्या बात कर रहा है कि आपने किया क्या था, आपने एज पर रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली थी 530 मिलियन एज पर रिकॉर्ड्स। अब देखें यहां पे कंफ्यूजन आ सकता है, और वो कंफ्यूजन ये है कि क्या ये 530 मिलियन वैल्यू ऑफ स्टॉक है एज पर स्टॉक काउंट। अगर तो ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है एज पर स्टॉक काउंट, तो ये तो इसका मतलब है कि इसमें ये सारी चीजें अकाउंट फॉर ऑलरेडी हो चुकी हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर हम ये बात बोलते कि ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है एज पर स्टॉक काउंट, तो इसमें ड्रॉइंग्स जो हुई हुई थी वो माइनस ऑलरेडी हुई हुई है, जाहिर सी बात है स्टॉक काउंट में वो काउंट ही नहीं हुआ। इसी तरह जो आपने परचेज रिटर्न किया था, जब आपने स्टॉक काउंट किया वो यूनिट्स काउंट ही नहीं हुए, क्योंकि वो आपने रिटर्न किए हुए थे ऑलरेडी। आपने अगर स्टॉक काउंट के हिसाब से वैल्यू ये निकाली है 530 मिलियन की, तो दोबारा ये काम, ये चीजें एडजस्ट करना क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए दे आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सिर्फ इतना काम करना इज रिक्वायर्ड। लेकिन मसला ये है कि ये वैल्यू 530 मिलियन एज पर स्टॉक काउंट नहीं है, ये है एज पर रिकॉर्ड्स। हमने अपने हिसाब से जो काम किया हुआ था, हमने अपने हिसाब से, याद है ना हम लोग किस तरह से करते थे, हम कैलकुलेट भी तो कर सकते हैं नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने अपने हिसाब से यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाले, आपको इनमें से किसी भी बात का इल्म नहीं था, ठीक है। अब ये कैसे पता, अब ये इस तरह से पता, नंबर 1, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, और इसमें आपको ये जो बातें बोली हुई हैं स्टॉक टेकिंग की, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनकी एडजस्टमेंट अभी पास करनी है, बोथ ट्रांजैक्शन वाइज एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज वेल। I am admitting this point कि ये वाला पॉइंट आपका है कंफ्यूजिंग। काफी बच्चों ने इसको ट्रीट कर लिया था कि 530 मिलियन में हमें कोई एडजस्टमेंट पास नहीं करनी, क्योंकि वो एज पर स्टॉक काउंट फिगर है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई आइटम है। आप देखो इस वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि किसकी एडजस्टमेंट पास करनी है किसकी नहीं करनी है ना। इन्होंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन ये बता दिया कि स्टॉक काउंट में ये हमने इंफॉर्मेशन निकाली। आपको चेक भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मेट की समझ में आई हो फाइनल अकाउंट्स की, तो आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो तकरीबन सारी, इनफैक्ट सारे सिनेरियोज में वो अनएडजस्टेड फिगर होती है, वो अभी आपको एडजस्टमेंट्स पास करनी होती है। तो हम जो देख रहे हैं बिल्कुल ठीक, आई कैप चला के दिखा सकता है, राइट। हो सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो एक जनरल ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जिसका कोई काम ना हो, जिसको कोई एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत ना हो,
लेकिन हमें सो फार जितने भी फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस नजर आए हैं उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन देता है जिसकी एडजस्टमेंट आपको अभी पास करनी होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन पॉइंट से रिलेटेड आपको ये काम तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपने 530 मिलियन की फिगर को भी ठीक करना है विद रिगार्ड टू ऑल दीज पॉइंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम नीचे आते हैं और हम साथ ही क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब वैल्यू ऑफ करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट पर करेंगे अनएडजस्टेड वैल्यू से कि क्लोजिंग स्टॉक की अनएडजस्टेड फिगर कितनी है, वो है 530 मिलियन। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा से एक एक करके। हमने कहा कि हमें नहीं पता था, 530 मिलियन की कैलकुलेशन हमने की थी एज पर रिकॉर्ड्स। हमें ये बात नहीं पता थी कि आपका एक इन्वेंट्री का आइटम फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर हो चुका है। आपने इसको अभी भी क्या ट्रीट किया हुआ था, एज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिमूव 0.78 मिलियन फ्रॉम 530, है ना। वो आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट है नहीं ना, वो तो आपके फिक्स्ड एसेट में चला गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट, अब यहां पे सारी चीजें आएंगी कॉस्ट के टर्म्स में। ये मैंने जो करवाया था ये अलग था बच्चे, ये अलग है, ये अलग है। फिक्स्ड एसेट डेबिट अभी भी होगा, परचेजेस क्रेडिट होगा 0.78 से, दैट इज समथिंग एल्स। ये अलग से होगा और ये काम हम अलग से कर रहे हैं। ये काम हम करें 530 मिलियन के अंदर और ये वाला काम हमें करना है रिस्पेक्टिव टी अकाउंट्स के अंदर। बात समझ आ रही है? तो 0.78 तीन जगह एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा, फिक्स्ड एसेट में ऐड होगा, परचेजेस से लेस होता हुआ नजर आएगा और साथ ही यहां पे हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री से भी निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है बात। अगेन ये भी कॉस्ट थी, हमें कॉस्ट पे सारा काम करना है, हमें कोई इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। आगे आते हैं, फिर आपको ये बात भी पता लगी स्टॉक काउंट करते हुए कि आपके 4 कंप्यूटर्स आपके शॉर्ट हैं और आपको ये पता लगा कि अच्छा आपने तो ड्राइंग कर ली थी और आपको पता है आपने इस बात की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, यानी कि ओनर ने ड्राइंग कर ली थी, आप तो अकाउंटेंट थे उसके, राइट। तो आप अब क्या करेंगे, आप कहेंगे ये 530 मिलियन की फिगर तो मैंने कैलकुलेट की थी जब मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि ओनर ने इन्वेंट्री की ड्राइंग कर ली। जब अगर मैं आपको ये कहूं कि जी ओनर ने तो इन्वेंट्री की ड्राइंग कर ली थी, तो अब जरा बताएं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो आप कहेंगे 530 मिलियन में से 0.32 मिलियन की इन्वेंट्री तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। हमें ये बात नहीं पता थी, स्टॉक काउंट करते हुए पता लगी। चले जी यहां से इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, 0.32 मिलियन से ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही हैं, परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं और इन्वेंट्री में से भी ये फिगर माइनस हो रही है। ठीक है, ये दोनों काम हम अलग अलग कर रहे हैं। ऊपर वाले काम भी होगा वो अलग है, उसका इम्पैक्ट अलग है, उसका इम्पैक्ट परचेजेस अकाउंट में पड़ रहा है और ड्रॉइंग्स के अकाउंट में पड़ रहा है। और यहाँ पे हम इन्वेंट्री के अकाउंट में भी फिगर कम करते हुए दिखा रहे हैं, क्रेडिट करते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाए। Items costing rupees 4.5 million were returned to a supplier. The return was recorded in January 2016. आपने क्योंकि रिकॉर्ड्स में रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आपने इन्वेंट्री कैलकुलेट कितने से की, 530 मिलियन पे की। आपको अब ये पता लग रहा है कि 530 मिलियन में से 4.5 मिलियन की इन्वेंट्री तो हम वापस भेज चुके थे दिसंबर 31 तक, राइट। तो आपके पास अब आप ये कहोगे कि अच्छा अब हमें अपने रिकॉर्ड्स को भी अपडेट करना है। 4.5 मिलियन ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, 4.5 मिलियन को भी आपने यहां से माइनस कर दिया। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, फिर आप आए वापस क्वेश्चन पे। अब आपके पास बारी आई क्या, सेल रिटर्न की। सेल रिटर्न में क्या होता है, इन्वेंट्री आपके पास वापस आती है, राइट। आपको ये पता चला
कि आपके पास कस्टमर ने 31 दिसंबर को कोई गुड्स रिटर्न कर दिए थे आपको वापस, ठीक है। आपने बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग कब की? 12 जनवरी 2016 को, यानी कि बुक्स के हिसाब से 31 दिसंबर पे आपने ये कहा था कि इन्वेंट्री अभी भी कस्टमर के पास पड़ी हुई है ना, कस्टमर ने अभी तक हमें रिटर्न नहीं की, लेकिन एक्चुअली कस्टमर वो इन्वेंट्री आपको वापस कर चुका था, यानी कि दैट इन्वेंट्री was a part of your closing inventory, लेकिन आपने रिकॉर्ड्स में ये बात रिकॉर्ड ही नहीं की हुई थी कि आपके पास इन्वेंट्री वापस आ गई है। इसका क्या मतलब है? 530 मिलियन में कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेंट्री शामिल नहीं है, हमें शामिल करनी है ना। वो 31 दिसंबर पे हमारी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गया था ना एक्चुअली। तो आपने क्या करना है? अब अपने रिकॉर्ड्स को लेकर आना है एक्चुअल पोजीशन के ऊपर। अब आप क्या करेंगे? 2.4 मिलियन इज द इनवॉइस वैल्यू, आपको अब इसकी निकालनी होगी कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है ये? इज दिस मार्जिन और मार्कअप? हाँ जी, मार्जिन है, मार्जिन है ये, नहीं मार्कअप है बच्चे। बेसिस देखो क्या है? 20% ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको अल्टरनेटिव टर्म्स लिखवाए हुए हैं, अब ये गलत बात हो रही है। मैंने आपको अल्टरनेटिव बच्चे सेल्स वैल्यू दी हुई है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये प्रॉफिट क्या है, मार्कअप है या मार्जिन है? पहले ये तो बताओ। सेल्स वैल्यू तो दी हुई है, उससे इसका क्या ताल्लुक? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो 20% जो प्रॉफिट फॉर्मूला है वो क्या है? मार्कअप है ना ऑन कॉस्ट। मैं ये बात पूछ रही हूँ, मार्जिन तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे जो मार्जिन का टर्म इस्तेमाल हुआ है वो तो फिर जनरल टर्म इस्तेमाल हुआ है, वो तो प्रॉफिट को ही डिफाइन कर रहा है, सही है। 20% ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब है कि ये मार्कअप बता रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने 100 की टर्म्स में बेसिक एग्जांपल बना ली। हमने कहा कि मार्कअप है इसलिए कॉस्ट को हमने रखा 100। अगर कॉस्ट होती 100, उस पे हम प्रॉफिट लेते कितना? 20%, है ना। 20% ऑफ 100 तो वो 20 रुपीज आता। और सेलिंग प्राइस कितनी होती? सेलिंग प्राइस होती 120। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस उन्होंने दिया हुआ है 2.4 मिलियन, ठीक है। 2.4 मिलियन का इन्होंने हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। क्या करेंगे? गिवन अमाउंट 2.4 डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज 120 मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज 100। आंसर क्या आएगा? 2। जी मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, क्लियर है? आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 2.4, आपको उसकी निकालनी है कॉस्ट। आपने निकाली कि कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न्स कितनी है? 2 है। आपने इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और आपने कहा कि हमने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर को अपडेट नहीं किया हुआ था। एक्चुअली हमारे पास इन्वेंट्री 2 मिलियन की वापस आ चुकी थी। सारे पॉइंट्स हो गए कंप्लीट? आपने कहा बिल्कुल हो गए। आपने इन सबको फिक्स किया और आपने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टेड वैल्यू एक्चुअली कितनी है? 526.4। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं। अगला आपके पास जो पॉइंट है वो इसलिए बताया हुआ है क्योंकि आपने यहाँ पे एक नया आइटम लेकर आना था डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के अंदर 0.78 मिलियन। इसको हमने यूज करते हुए 0.039 मिलियन की फिगर निकाली डेप्रिसिएशन की, ठीक है। आगे आते हैं, वो ये कह रहा है a recovery of 3.5 million against debts written off in prior years was credited to trade debtors, full stop। आपने कहा कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉइंट नंबर 4 की, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। बैड डेट रिकवर्ड है। करेक्ट एंट्रीज की क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्रीज की होनी चाहिए थी कैश या बैंक डेबिट। कितने से? 3.5 मिलियन, ठीक है, बिल्कुल ठीक। 3.5 मिलियन से कैश या बैंक डेबिट होना चाहिए था और बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं। अब क्वेश्चन पर आते हैं ना,
तो ट्रायल बैलेंस में हमें कोई अलग से बैड डेट एक्सपेंस के नाम का आइटम नजर नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन में भी अगेन उन्होंने क्या कर दिया है, एक कैटेगरी बना दी है एक्सपेंसेस की, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो हम क्या कहेंगे अब, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में वही टेलीफोन, यूटिलिटी, हो सकता है बैड डेट एक्सपेंस भी इसी का पार्ट हो, है ना? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब वो क्या कर रहा है, वो सारे एक्सपेंसेस जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर के थे, उन सारे एक्सपेंसेस के अलग अलग टी अकाउंट्स बनाने के बजाय एक ही टी अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैड डेट एक्सपेंस भी जो होगा वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में जाएगा। बैड डेट रिकवर्ड भी जो होगा, अब यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस का अलग तो टी अकाउंट कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली होना तो इसको बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन जब आप सारे एक्सपेंसेस के लिए एक ही टी अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जो कि नहीं करते, ठीक है, ये FAR 1 में इस तरह से होता है, तो आपने क्या किया है, एक किस्म का सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस को आपने यहाँ पे क्लब कर दिया, अदर एक्सपेंसेस अदर देन बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक चार्जेस सिर्फ एक एक्सपेंस है जो कि अलग से आ रहा है, और इंटरेस्ट का एलिमेंट और बैंक चार्जेस का एलिमेंट, सिर्फ ये दो एक्सपेंसेस हैं जो कि अलग से आ रहे हैं, बाकी सारे हम कहेंगे कि बाकी सारे इसका पार्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब ये है कि डबल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को क्रेडिट होना चाहिए था। वो कह रहा है कि आपने कर क्या दिया, आपने इनकरेक्ट एंट्री क्या पास कर दी कि दिस बैड डेट रिकवर्ड, क्या हुआ था, दिस बैड डेट रिकवर्ड वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड डेटर्स, ठीक है। तो यानी कि आपने कैश के बारे में वो कुछ भी नहीं कह रहा, हम कहेंगे कैश बिल्कुल ठीक हुआ, और क्रेडिट क्या हो गया, ट्रेड डेटर्स, ठीक है, 3.5 मिलियन। तो अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3.5 मिलियन से ट्रेड डेटर्स को कर देंगे डेबिट, और किसको कर देंगे क्रेडिट, सेलिंग एंड किसको, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्टिंग एंट्री ये वाली पास होगी, ठीक है जी। आगे आ जाए, रिव्यू ऑफ अदर इनकम रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, आगे वो क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, एमटीज पॉलिसीज टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन ईयर एंड बैलेंस, ठीक है। तो अब आपके पास जाहिर सी बात है, आपने अब देखे, जरा ऊपर आ जाए, ट्रायल बैलेंस पे आ जाए, मैंने एक जरा पॉइंट डिस्कस करना था, अब यहाँ पर आ जाए। जब हमने ट्रायल बैलेंस देखा तो यहाँ पे देखें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे क्या कुछ लिखा हुआ है, एज ऑन 1 जुलाई 2000, 1 जनवरी 2015, क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे ओपनिंग की डेट डली हुई है, नहीं ना। तो इसका क्या मतलब है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कौन सी डेट का है, 31 दिसंबर 2015, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी डेट का है, ये 31 दिसंबर 2015। अगर मैं आपको ये कहूं कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2015 की है, तो इसका क्या मतलब हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हैज ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड। दिस वाज माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट मोहसिन, उस्मान, जुलेखा? अब ये देखो, ये पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आगे साइलेंट है। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन, जो अभी मैं आपको कहूंगी कि जी अभी आप अब आपने वो वाला होमवर्क में करना है ना, कौन सा, ऑटम वाला था, है ना, कहां गया, स्प्रिंग 2016 वाला, सॉरी, स्प्रिंग 2016 वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला मून ट्रेडिंग, सही है, ऐसे नहीं, मून ट्रेडिंग वाला तो अभी है, ये रहा ऑटम 2016। ऑटम 2016 वाले क्वेश्चन में क्या सिचुएशन थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे स्पेसिफिकली ओपनिंग डेट मेंशन थी, तो हमने ये कहा हमें इस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। स्प्रिंग 2016 में देखें तो हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे ओपनिंग डेट नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये है कि इसकी डेट क्या है, 31 दिसंबर 2015,
इस प्रिजम्पशन से चलेंगे, बिल्कुल हम ये कहेंगे बैलेट एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस में ही है, ठीक है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इधर जरा सुन लीजिए, ठीक है, बिल्कुल इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस साल की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर चुके हैं ये लोग, और वो फिगर इसमें शामिल है। हमें नहीं पता लगने की जरूरत कि वो क्या फिगर थी, वी डोंट नीड टू नो दैट। हमें सिर्फ करना क्या है, इन्होंने सिर्फ एक ये जो फिक्स एसेट की जो गलती की थी ना, कि 0.78 की मशीनरी को इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया था, हमें अब सिर्फ इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना है बस। बाकी सारे फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ गई? चले ठीक है, वेरी गुड, सही है। अच्छा, फिर बात आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी इन्होंने जितना काम करना था वो कर लिया। इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन ऑलरेडी जा चुका है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। बैड डेट एक्सपेंस वो जा चुका है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में। हमें अभी सिर्फ करना क्या है, अब देखो जब आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे थे तो आपने ये रियलाइज किया कि आपके रिसीवेबल्स में एक ये एडजस्टमेंट जानी है अभी, है ना? याद है सेल रिटर्न आपने बुक नहीं की थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड डेटर्स की फिगर जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो गलत फिगर है। जब आप इस वाली फिगर को ठीक करोगे तो उसकी वजह से प्रोविजन की फिगर भी अब चेंज हो जाएगी। अब दोबारा इसके ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज निकाल के उसका इफेक्ट दोबारा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में जाएगा, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज द अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओहो चलो कोई बात नहीं, दैट वाज टू क्यूट पास्टर से, ओ माय गॉड। ठीक है, बट यू गेटिंग माय पॉइंट राइट? अगर कोई रिसीवेबल्स में एडजस्टमेंट ना आती अदर इंफॉर्मेशन में, हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, प्रोविजन बिल्कुल ठीक कैलकुलेटेड है। लेकिन अब क्योंकि हमें ये पता लग रहा है कि ट्रेड डेटर्स में एक तो गलती हमने ये पकड़ ली थी पॉइंट नंबर 2 में, और एक गलती हमने ये वाली पकड़ ली कि आपने रिकवरी को ले गए थे ट्रेड डेटर्स में, तो हमने कहा ओहो 200 मिलियन की फिगर ही डेटर्स की गलत है। जब डेटर्स की फिगर गलत तो जो प्रोविजन कैलकुलेटेड है कैरेड डाउन वो भी गलत है, हमें उसको भी फिक्स करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने क्या किया, अब आप करेंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ा आखिर में। अब एक एक करके जरा बाकी सारी चीजों पे आ जाए। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई ये किया, चले इसको साथ कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं अपना ट्रेड रिसीवेबल्स का करेक्ट अकाउंट। ठीक है, हम एक करेक्ट अकाउंट बना लेते हैं ताकि साथ साथ हमारा काम भी होता रहे। देखो एज लॉन्ग एज आप लोगों को बात क्लिक करे ना, एज लॉन्ग एज आपको मेरी बात समझ में आ रही है, दैट्स फाइन। ठीक है, एज लॉन्ग एज आपको आहिस्ता आहिस्ता करके पता लगेगा ना, प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपके पास चीजें कमांड में आएंगी। दोबारा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब यहां पे देखें, जो अनएडजस्टेड बैलेंस है ट्रेड डेटर्स का वो कितना है, 200 मिलियन है। इसको हम क्या लिख लेंगे, ब्रॉट डाउन लिख लेंगे। याद रखिएगा ये साल के शुरू का बैलेंस नहीं है, ये इसी दिन का अनएडजस्टेड बैलेंस है जो कि ट्रायल बैलेंस में आ रहा था। तो ट्रेड डेटर्स का अनएडजस्टेड बैलेंस है 200। अब आपने देखा कि आपने डबल एंट्री अब पास क्या करनी है, आपने ट्रेड डेटर्स को गलती से क्रेडिट किया हुआ था, आपने ट्रेड डेटर्स को अब कर देना है डेबिट। एक तो आपने ये एंट्री पास की, ठीक है, और इसको आप लिख दें जी बैड डेट रिकवर्ड इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। ठीक है, फिर आप ऊपर आए, आपने कहा कि पॉइंट नंबर 2 में भी हमने एक रिसीवेबल्स का एक डबल एंट्री पास की थी, हमने सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था 2.4 मिलियन का, तो अब हम 2.4 मिलियन का सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लेंगे। जब हम ये काम करते हैं, जरा एक दफा फिर एडजस्टिंग एंट्रीज में देख लें, एडजस्टमेंट्स में देख लें कोई और रिसीवेबल की एडजस्टमेंट तो नहीं है नीचे।
ऑफिस सप्लाईज है, बैंक लोन है, सस्पेंस अकाउंट नहीं, राइट। तो ट्रेड डेटर्स की अब आप करेक्ट अमाउंट निकालेंगे तो ट्रेड डेटर्स की करेक्ट अमाउंट कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 201.1, 201.1, ठीक है। आपने कहा कि कैरेट डाउन अब कितना आएगा? 201.1, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अब ये करेक्ट अमाउंट है कैरेट डाउन की, डेटर्स की। अब जब ये फिगर चेंज हुई तो इसकी वजह से किस चीज पे फर्क पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे, है ना। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी अपेरेंटली वो सारा काम कर चुके थे, 31 दिसंबर की वो फिगर निकाल चुके थे, लेकिन हमें अब ये पता चला कि ये फिगर भी अनएडजस्टेड है, ये फिगर भी अब थोड़ी सी गलत हो गई। तो ये ब्रॉट डाउन से मुराद साल के ओपनिंग का प्रोविजन नहीं है, ये उसी डेट पे क्लोजिंग प्रोविजन है अनएडजस्टेड, ठीक है, वो है 6। अब आप कैलकुलेट करेंगे कि नए कैरेट डाउन डेटर्स की वजह से क्या प्रोविजन पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको इन्होंने बताया हुआ है कि 3% का प्रोविजन इस्तेमाल होता है, तो आपने कहा गुड हो गया। आपने क्या फॉर्मूला यूज किया? 201.1 का 3% इज इक्वल टू 201.1 201.1 मल्टीप्लाइड बाय 3%, ठीक है, 603.33। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 0.033 मिलियन से। अब क्या कर देंगे हम? इसको कहां पे ले जाएंगे? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में, ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस नाम का कोई अलग अकाउंट नहीं हो रहा ना, आप इसको सेलिंग एंड एडमिन में ही ले जाओगे। जी, बात समझ आती है? तो अब आपने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में फर्दर क्या चीज ऐड करनी है? 0.033, ठीक है जी। चले आगे आ जाए। अब वो आगे ये कह रहा है, रिव्यू ऑफ अदर इनकम रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अदर इनकम कितना था? अदर इनकम इधर आपको नजर आ रहा है 15 मिलियन, ठीक है, बस सेकेंड लास्ट पॉइंट है, उसके बाद खत्म। तो अदर इनकम के बारे में वो क्या कह रहा है? बल्कि थर्ड लास्ट है, ठीक है, इनफैक्ट फोर्थ लास्ट है, ओके, 4 और पॉइंट्स हैं। चले, वो ये कह रहा है, सर्विसेज फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 मिलियन वर रेंडर्ड इन दिसंबर 2015 बट इनवॉइसेस देयरऑफ वर प्रोसेस्ड इन जनवरी 2016। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी तक अपने पास रिकॉर्डिंग नहीं की है किस चीज की? कुछ इनकम्स की, यानी कि कुछ आपके अदर इनकम की, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इसमें मेरे ख्याल से हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। लेट मी जस्ट कंफर्म दैट फर्स्ट। नहीं, ठीक है, हम सही कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आप क्या, आपके पास सिचुएशन क्या है कि आपने देखो, अब आपके पास मेन आपका बिजनेस क्या था? आपका मेन बिजनेस है ऑफिस मशीन्स का, ठीक है। आपने साइड बाय साइड कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं। आपका मेन बिजनेस क्या था? ऑफिस मशीन्स सप्लाई करना, है ना, गुड्स सप्लाई करना, लेकिन साथ साथ ही आपने कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की, इसीलिए वो अदर इनकम का पार्ट उसको बना रहा है ना। तो हम ये कहेंगे कि हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी 1.2 मिलियन की, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो पार्ट 5 की एक डबल एंट्री क्या बन जाएगी? एक डबल एंट्री बन जाएगी अदर रिसीवेबल। अब आप कर देंगे डेबिट, ठीक है, अदर रिसीवेबल डेबिट करेंगे। अब देखो, ये नॉर्मल आपके ट्रेड क्रेडिटर्स डेटर्स नहीं है, ये आपके ट्रेड डेटर्स नहीं हुए ना। अगेन वही वाली बात है, ट्रेड डेटर्स आपका टर्म आपने सेपरेट रखना है। किस चीज के लिए? गुड्स, आपकी जो मेन आपका जो बिजनेस है उसमें जो आपके रिसीवेबल्स होंगे उनको आपने कहना है ट्रेड डेटर्स। अब यहां पे भी
क्या सिचुएशन है, यहाँ पे भी रिसीवेबल रेज हो रहा है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी, आपको पैसे अभी तक नहीं मिले हुए थे, इसीलिए आप टाइमली बेसिस पे उनको रिकॉर्ड नहीं कर सके। इनवॉइसेज आपने कौन से महीने में प्रोसेस किए, जनवरी 2016 के अंदर। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अगर हमें कैश फौरन से मिल जाता तो वो तो गारंटीड था कि इसकी डबल एंट्री भी ठीक टाइम पे फिर पास हो जाती। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपने ये कहा कि अब हम क्या बुक करेंगे, अदर रिसीवेबल हमने डेबिट किया 1.2 मिलियन से और अदर इनकम को हमने क्रेडिट कर देना है 1.2 मिलियन से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पॉइंट नंबर 5 का पहला बुलेट पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा बुलेट पॉइंट क्या कहता है, ऑन 1 अगस्त 2015 MT received an amount of rupees 1.8 million as 50% advance against a maintenance contract। ठीक है, नहीं, पूरा का पूरा 1.8 नहीं जुलेखा, पूरा का पूरा 1.8 अनअर्न नहीं है। हम लोग 31 दिसंबर पे खड़े हुए, सितंबर से दिसंबर तक का, हाँ 0.8 होगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके अंदर क्या करना है, 1.8 मिलियन का आपने एडवांस रिसीव कर लिया था, कौन से पीरियड के लिए, 1 सितंबर से 31 मई तक, 9 महीने के लिए। 9 महीने में से कितने महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो गुजर गए, 5 महीने अभी भी नहीं आए। तो वो 5 महीने की अमाउंट सिर्फ आपकी अनअर्न्ड है। और वो क्या कह रहा है कि ये वाली फिगर आपके पास अदर इनकम में पूरी की पूरी जा चुकी है। कौन सी फिगर, 1.8। तो पूरा का पूरा अदर इनकम में जाना तो नहीं चाहिए था ना, आपके पास कुछ अमाउंट अनअर्न्ड भी है। तो अब आपने क्या करना है, अदर इनकम में से कुछ अमाउंट तो निकालनी है, वो कौन सी होगी, ये जो 1.8 मिलियन की पेमेंट है ये पूरे किसी एक साल के लिए नहीं हुई, ये कौन से पीरियड के लिए हुई है, सितंबर से लेके मई तक, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पेमेंट हुई है 9 महीने के लिए, जिसमें से 5 महीने अभी भी आपके हलाल नहीं हुए। तो आपने कितनी फिगर निकाल देनी है यहां से, 1। जुलेखा 1 आ रहा है आंसर। ठीक है, 4 महीने की आपकी इनकम जो है वो हलाल हो गई, वो अदर इनकम में रहनी चाहिए। 0.8 मिलियन का इनकी इनकम आपने कमा ली। यू गेटिंग माई पॉइंट। आपने ये देखना है कि ये पेमेंट कौन से पीरियड को कवर करती है। 1 अगस्त को तो आपने पेमेंट रिसीव की थी, लेकिन ये पेमेंट की वैलिडिटी कब से शुरू हो रही है, 1 सितंबर से 31 मई तक। तो ये 9 महीने होंगे सितंबर टिल मई, इसमें हम अगस्त को नहीं देखेंगे। ठीक है, और आप ये कहेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने में से 4 महीने तो गुजर गए, 4 महीने की कमाई तो हमारी हो गई हलाल, बाकी 5 महीने क्या है, हमारी अनअर्न्ड इनकम है, हमारी लायबिलिटी है। जी क्लियर है बात। मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, क्लियर है। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताओ, इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं या हिम्मत है या नहीं है। इसको हम कल भी कर सकते हैं कंटिन्यू, कल मैं इसको कंप्लीट करके फिर हम पार्टनरशिप शुरू कर देंगे, हमारे पास टाइम है अच्छा खासा। क्या करना है, कंप्लीट करना है, कल कर लें। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि टू मच ना हो जाए। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को होमवर्क क्या दिया है, मैंने आप लोगों को होमवर्क ये दिया है कि आपको ऑटम 2016 को कंप्लीट करना है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर रहे, राइट, हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं और फिर हम इसको होमवर्क में ले जाएंगे। ठीक है, तो ऑटम 2016 ये वाला क्वेश्चन अब हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑटम 2016 अब आपका होमवर्क है। स्प्रिंग 2016 को हम कंप्लीट करेंगे कल, और कल फिर मैं आपको वो दे दूंगी एज होमवर्क, और कल इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे अपना पार्टनरशिप्स का। ठीक है, तो अगर फिर स्प्रिंग 2016 में आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको सैटरडे को फिर देख लेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, बिल्कुल तसल्ली के साथ, तहम्मुल के साथ हमें करना है, जल्दी नहीं मचानी है, हमारे पास बहुत टाइम अभी भी बचा हुआ है। पार्टनरशिप्स विल नॉट टेक मच टाइम। सही है। डेप्रिसिएशन टेस्ट इंशाल्लाह डिस्कस होगा संडे को। संडे को मैं रात को क्लास नहीं रखूंगी, संडे को मैं दिन दिन में ही क्लास रखूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, हो सकता है मैं सुबह रख लूं, सुबह सुबह रख लूं, घर से ही लूंगी तो कोई इश्यू नहीं होगा। चलें जी, ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, ताकि ये ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए और कुछ भी समझ में ना आए। तो स्प्रिंग 2016, ऑटम 2016 का काइंडली आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सही है। इंशाल्लाह फिर कल इसको डिस्कस करेंगे, और कल फॉर श्योर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा पार्टनरशिप तो शुरू हो ही जाएगा। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरत भी पड़ी तो हम लोग शायद वेडनेसडे और थर्सडे को भी क्लास रख लें। ठीक है। तकरीबन हाँ 20 मार्क्स तक का ही आता है। ठीक है। चलेंगे इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज।